बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो आज हम बात करने वाले हैं एमएसएन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग के बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस के बारे में। तो वो जो भी लोग आरआरबी का फॉर्म है जो फिलअप कर चुके हैं, आई थिंक 18 सितंबर है जो लास्ट डेट थी, जिन भी लोगों ने फॉर्म भरे हैं वो लोग तो ये क्लास देखिए, साथ ही साथ जिनका और अदर एग्ज़ाम है वो भी इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम जो टॉप 50 एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे, इसमें कुछ आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन भी रहेंगे। और एक और चीज़ कि अभी रिसेंट में कुछ दिन क्लासेस है जो स्किप रही हैं, बट अब नहीं हो पाएंगी, कुछ मेडिकल इमरजेंसी थी जिस कारण से आपकी क्लासेस है जो नहीं हो पाई। तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, और जो भी लोग रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे के जितने भी शिफ्ट के पेपर मेरे पास अवेलेबल हुए हैं वो सभी आपको संडे को एक ही वीडियो में, एक ही क्लास में आपको पूरे 300 के 300 क्वेश्चन है जो अपडेट कर दिए जाएंगे। तो आप लोग संडे को है जो क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, टाइम आपको पहले से ही इस बार बता दिया जाएगा। पहला क्वेश्चन है वो आपको ये है, और जो भी लोग रेलवे की बुक, स्पेशली आरआरबी वाले जो भी लोग बुक को ऑर्डर करना चाहते हैं, आप लोग डायरेक्ट बुक ऑर्डर कर सकते हैं। डायरेक्ट बुक में आपको ओनली 299 रुपीज़ में बुक अवेलेबल है। और यदि आप अदर एग्ज़ाम देते हैं CHO का, ANM का, तो वो सब लोग भी बुक्स ऑर्डर कर सकते हैं। स्पेशली जिनका अभी JSSC के लिए ANM वालों का फॉर्म भरा है वो लोग भी बुक्स को ऑर्डर कर सकते हैं, क्योंकि एज़ पर सिलेबस आपकी ANM वालों की बुक अवेलेबल है। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिट्रैक्टर आर नॉट कॉमनली यूज्ड फॉर एब्डोमिनल सर्जरी। तो इनमें से कौन सा रिट्रैक्टर है? रिट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, किसी भी कोई भी सर्जरी की जा रही है तो जो भी यहाँ पे मसल्स हैं उनको दूर करने के लिए, रिट्रैक्ट करने के लिए, तो यहाँ पर कौन सा रिट्रैक्टर है जो कि एब्डोमिनल सर्जरी में इस्तेमाल नहीं होगा? जॉल्स रिट्रैक्टर, डेवियर रिट्रैक्टर, मॉरिस रिट्रैक्टर या फिर टॉम्फॉन्स रिट्रैक्टर। यहाँ पर देखिए 4 रिट्रैक्टर दिए हुए हैं, अलग अलग सर्जरीज में इस्तेमाल किए जाते हैं। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा है जो एब्डोमिनल सर्जरी में यूज़ नहीं होता है? डेवियर यूज़ किया जाता है लार्ज मसल्स को क्या करने के लिए, पकड़ने, होल्ड करने के लिए। मॉरिस भी यूज़ किया जाता है। टॉमसन रिट्रैक्टर यूज़ किया जाता है जब आपको दोनों हैंड उस वहाँ पे इस्तेमाल नहीं करना है, एक तरीके से पूरा है जो टाई अप करके रखना है कोई भी सर्जरी के लिए, क्योंकि आपको अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करना है सर्जन को उस दौरान। तो यहाँ पर टॉमसन रिट्रैक्टर यूज़ किया जाता है। और जनरली यदि एब्डोमिनल सर्जरी है या नेक के यहाँ सर्जरी है तब यूज़ होता है। बट यहाँ पर जो जॉल्स रिट्रैक्टर है किसी भी तरीके से एब्डोमिनल सर्जरी में इस्तेमाल नहीं होता है। इसका यूज़ यहाँ पे देखिए इमेज बेस्ड क्वेश्चन में भी कई बार आया है। जॉल्स रिट्रैक्टर, इसको जॉल्स और फ्राइमन रिट्रैक्टर के नाम से जाना जाता है। इट इज़ अ सेल्फ रिटेनिंग सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट दैट इज़ प्राइमरली यूज्ड फॉर थायराइडेक्टोमी और जो अदर नेक सर्जरी होती है उसके लिए। याद रखिए जॉल्स और फ्राइमन रिट्रैक्टर्स का इस्तेमाल थायराइडेक्टोमी के लिए तो किया ही जाता है मेनली, बट यहाँ पर कुछ जो नेक सर्जरीज होती हैं जिसमें स्किन को होल्ड करके रखना होता है ताकि मसल्स फ्लैप ना हो, एक दूसरे पर मसल्स ना आए, उस दौरान ये है जो इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर एक क्या है, जॉल्स और फ्राइडमन रिट्रैक्टर्स। और देखिए अदर रिट्रैक्टर है यहाँ पर, जैसे आपको ये वाला जो दिख रहा है जिस पर मैं आपको शो करने की कोशिश कर रही हूँ, तो ये डेवियर रिट्रैक्टर। नेक्स्ट है यहाँ पर मॉरिस, और ये जो लास्ट में दिख रहा है टॉमसन रिट्रैक्टर। क्या है? टॉमसन रिट्रैक्टर। तो इन तीनों का इस्तेमाल एब्डोमिनल सर्जरी में किया जाएगा, बट जॉल्स रिट्रैक्टर का इस्तेमाल नहीं होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट कैन नॉट बी स्टरलाइज्ड बाय ऑटोक्लेव। तो इनमें से कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो ऑटोक्लेव के द्वारा स्टरलाइज नहीं किया जाएगा? प्रोक्टोस्कोप, फ्लेक्सोमेटालिक ट्यूब, आर्टरी फोर्सेप्स या फिर मेड्सबियम सीजर। किसको है जो ऑटोक्लेव से आप स्टरलाइज नहीं करेंगे? पहली चीज़, ऑटोक्लेव में किसी भी तरीके की ट्यूब्स का स्टरलाइजेशन नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये भी एक रीज़न है। और जितनी भी ट्यूब है इनको 2% ग्लूटाल्डिहाइड सॉल्यूशन से क्या किया जाता है, क्लीन किया जाता है, स्टरलाइज किया जाता है। तो यहाँ पर जो नहीं होगा वो क्या होगा, फ्लैक्सोमेटालिक ट्यूब। ऑटोक्लेविंग के द्वारा स्टरलाइज नहीं किया जाएगा, वो क्या होगी, फ्लैक्सोमेटालिक ट्यूब। बाकी सभी किए जाएंगे। ऑटोक्लेव मेथड स्टरलाइजेशन की एक ऐसी मेथड है जिसमें जो भी बैक्टीरिया हैं उनके जर्म्स के साथ साथ स्पोर्स भी किल हो जाते हैं।
और अदर ही किसी भी मेथड में नहीं हो पाते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये रही आपकी ये यहाँ पे आपका फोरसेप्स हो गया, सॉरी ये आपकी सीजर है, मेडलम सीजर, ये फोरसेप्स आपका, ये प्रोक्टोस्कोप और ये है फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब। तो फ्लेक्सोमेटेलिक ट्यूब को यहाँ पे आप क्या है जो ऑटोक्लेविंग मेथड के थ्रू स्टरलाइज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन फॉर अ पेशेंट एक्सपीरियंसिंग चेस्ट पेन। यदि किसी पर्सन को, आपके मरीज को चेस्ट में पेन हो रहा है, सीने में दर्द हो रहा है, तो आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? ऑब्टेन अ 12 लीड ECG, एडमिनिस्टर एसिटामिनोफेन, इनकरेज डीप ब्रीदिंग, या फिर चेक द ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो ये देखिए, जब भी चेस्ट पेन होता है, मरीज है जो आपके हॉस्पिटल में है, चेस्ट पेन हो रहा है, तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कार्डियक के लिए रहेगी, हार्ट के लिए रहेगी, ना कि आप उस दौरान उसको डीप ब्रीदिंग कहेंगे या ब्लड ग्लूकोज चेक करेंगे। ब्लड ग्लूकोज यदि डायबिटीज़ वाला है तो आप कर सकते हैं। और यहाँ पे दर्द की भी कोई चेस्ट पेन में एसिटामिनोफेन उतने तरीके से असर ही नहीं करेगी। तो यहाँ पे आपकी प्रायोरिटी होगी कि ECG कंडक्ट करवाएंगे, विदिन 10 मिनट के अंदर आपको ECG कंडक्ट करवानी है। नेक्स्ट है यहाँ पर, द फर्स्ट एक्शन व्हेन अ पेशेंट बिगन्स टू हैव अ टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स इन बेड इज टू। यदि किसी मरीज को टॉनिक क्लॉनिक सीजर आते हैं तो आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होगी? वो मरीज बेड पर है उस दौरान, रीस्ट्रेन द पेशेंट, इंसर्ट एन ओरल एयरवे, टर्न द पेशेंट टू द साइड, कॉल द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। यदि आपके पेशेंट को टॉनिक क्लॉनिक सीजर आते हैं तो आपकी पहली प्रायोरिटी क्या होती है कि आपको उसको इंजरी से प्रिवेंट करना है। क्या करना है? इंजरी से प्रिवेंट करना है। लेकिन यहाँ पे जब आपको ऑप्शन में क्या है, इंजरी वाला ऑप्शन नहीं है, तब आप क्या करेंगे? क्या मरीज को बांध देंगे, रिस्ट्रेन कर देंगे, ओरल एयरवे इंसर्ट करेंगे, या पेशेंट को साइड लाइन पोजीशन में लिटा देंगे, या हेल्थ केयर प्रोवाइडर को बुलाएंगे? क्या करेंगे? आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? तो हमेशा याद रखिए, टॉनिक क्लॉनिक सीजर्स हो या कन्वर्जन हो या एपिलेप्सी हो, आपकी दो प्रायोरिटी सबसे टॉप पे होनी चाहिए। पहला, मरीज को आपको इंजरी से बचाना है। जब आपको ऑप्शन में वो नहीं है तो पेशेंट को आपको साइड पोजीशन में क्या करना है? पेशेंट को एक साइड है जो टर्न करना है। रीज़न, ताकि जो भी मुंह से म्यूकस आ रहा है, या जो भी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी म्यूकस आ रहा है, सीक्रेशन हो रहा है, वो पेशेंट उस दौरान एस्पिरेट ना कर जाए। तो उसको प्रिवेंट करने के लिए, एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए हमें क्या करना है? पेशेंट के लिए आपको क्या करना है? एक साइड है जो पोजीशन प्रोवाइड करना है। प्रिवेंट क्या करना है आपको यहाँ पे? एस्पिरेशन, ताकि जो भी म्यूकस है, सीक्रेशन है, वो एस्पिरेट ना कर पाए। तो दो प्रायोरिटी रखिए आप हमेशा याद। यदि टॉनिक क्लॉनिक वाला पेशेंट है, आपके ऑप्शन में है कि यहाँ पे, क्योंकि हमेशा दोनों ऑप्शन एक साथ नहीं आते हैं एग्ज़ाम में, बट इन केस आपके आते हैं तो पहला आप रखिए पेशेंट को इंजरी ना हो जाए, दूसरा आप रखिए कि एस्पिरेशन से प्रिवेंट करना है। और दोनों साथ में नहीं है, एक एक करके है। यदि किसी एग्ज़ाम में आपको आता है कि साइड लाइन पोजीशन देना है, तो एस्पिरेशन को प्रिवेंट करने के लिए दी जाती है, और इंजरी से प्रिवेंट करना है, किसी भी तरीके की उस दौरान उसको इंजरी ना हो, हार्म उसको ना पहुँचे। विच इंफॉर्मेशन ऑब्टेन बाय द नर्स in the endocrine clinic about a patient who has been taking prednisone 40 mg daily for 3 weeks is most important to report to the healthcare provider। यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है कि एक क्लाइंट आया है एंडोक्राइन क्लिनिक पर। एंडोक्राइन क्लिनिक पे किस तरीके के मरीज आएंगे? जिनको कुछ हार्मोनल समस्या हो, हार्मोन से रिलेट करती हुई कोई बीमारी हो, और क्लाइंट यहाँ पे प्रेडनिसोन लेता है डेली 40 mg, 3 वीक से ले रहा है। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या पता होना चाहिए? पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन 2 days ago, पेशेंट हैज़ नॉट बीन टेकिंग द प्रिस्क्राइब्ड विटामिन डी, पेशेंट हैज़ bilateral 2+ pitting ankle edema, पेशेंट ब्लड प्रेशर इज 148/94 mm of Hg। अब यहाँ पे बताइए, यदि पर्सन क्या ले रहा है? प्रेडनिसोलोन ले रहा है। क्या ले रहा है यहाँ पे पर्सन? प्रेडनिसोलोन ले रहा है। तो यहाँ पर जनरली प्रेडनिसोलोन किसके लिए दी जाती है? या तो कुछ इन्फ्लामेशन वगैरह हो, एक तरीके के क्या है, स्टेरॉइड्स हैं, हॉर्मोन्स हैं। तो यहाँ पर कुछ, या फिर कोई हार्मोनल यदि किसी पर्सन को ट्रांसप्लांटेशन वगैरह होता है तो उसमें भी दी जाती है, ताकि ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में रिजेक्शन के चांसेस कम हो जाएं।
अब यदि प्रेडनिसोलोन दी जा रही है तो यहाँ पर विटामिन डी प्रिस्क्राइब्ड मेडिकेशन का पॉइंट पता होना चाहिए कि नहीं ले रहा है, या पिटिंग एडिमा के बारे में बताना होगा कि हाई बीपी है वो बताना होगा। क्या आपका करेक्ट आंसर होगा? तो यहाँ पर यदि आप किसी क्लाइंट आपका आता है, यहाँ पर प्रेडनिसोन है, कोई और हार्मोनल मेडिकेशन होती, तो जब भी मैंने आपको कई बार बताया, जब भी हार्मोनल मेडिकेशन के बारे में बात करें, चाहे वो कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स हार्मोन हो, हार्मोनल हो, या फिर कोई अदर हार्मोनल मेडिकेशन हो, उनमें हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है, एक एडजस्टमेंट करना पड़ता है टाइमिंग का। टाइमिंग का मतलब कि यदि आप ये जो मेडिकेशन है, हार्मोनल टैबलेट है, मॉर्निंग में लेते हैं तो आपकी बॉडी उसी के हिसाब से एडजस्टेड रहेगी। जैसे थायराइड वालों में होता है कि यदि वो थायराइड के लिए टैबलेट लेते हैं, थायरोक्सिन या थायरोनोम, तो उनको मॉर्निंग जितने बजे लेते हैं डेली ही उतने टाइम पर लेनी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पर ही है। तो पेशेंट स्टॉप टेकिंग द मेडिकेशन 2 days ago। यदि पेशेंट हॉस्पिटल आया है एंडोक्राइन क्लिनिक में, तो एज अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर पता होना चाहिए कि पेशेंट ने 2 दिन पहले अपनी मेडिकेशन है जो स्टॉप कर दी है। इनकेस यदि उसके इस दौरान टेस्ट करवाए जाते हैं, यहाँ पे यदि पर्सन ने अपनी मेडिकेशन स्टॉप कर दी और इस टाइम पे टेस्ट करवाए जाते हैं, तो उसके जो हार्मोनल जो ब्लड सीरम टेस्ट है वो डिस्टर्ब आएंगे ही आएंगे। तो यहाँ पर रीज़न क्या होता है कि यदि पर्सन हार्मोनल टैबलेट ले रहा है तो यहाँ पर टाइमिंग पता होनी चाहिए। प्रेडनिसोन क्या है? कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, जनरली इम्यून सिस्टम को सप्रेस करने के लिए दिया जाता है, इन्फ्लामेशन कम करने के लिए भी दिया जा सकता है। प्रेडनिसोन का काम क्या होता है? कॉर्टिसोल के प्रोडक्शन को अफेक्ट करेगा। जो स्ट्रेस, कॉर्टिसोल का काम क्या होता है हमारी बॉडी में? स्ट्रेस रिस्पॉन्स, बीपी, ब्लड शुगर, इन सबको मैनेज करना। तो यहाँ पर कोई भी हार्मोनल हो, प्रेडनिसोलोन हो, थायरोक्सिन हो, या कुछ और हार्मोनल ले रहे हो, तो वहाँ पर उसको विदाउट डॉक्टर के परमिशन के सडनली एब्रप्ट है जो स्टॉप नहीं करना है। इसके कारण भी बहुत सारे साइड इफेक्ट डेवलप हो सकते हैं और कभी कभी पर्सन को लेने के देने भी पड़ सकते हैं। क्लियर है? नेक्स्ट इज द नर्स इज एडमिनिस्ट्रिंग कैक्सिलेट टू अ क्लाइंट। द नर्स एक्सप्लेन दैट मेडिकेशन विल। यदि एज अ नर्स आप अपने क्लाइंट को कैक्सिलेट एडमिनिस्टर करते हैं, तो एज अ नर्स आपकी ड्यूटी बनती है कि आप अपने पेशेंट को बताएं कि ये मेडिकेशन आपकी बॉडी में जाके करेगी क्या। ऑप्शन में है आपको लोअर योर पोटेशियम लेवल एंड इट विल हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट्स, लोअर योर पोटेशियम एंड हैव अ डायरेटिक साइड इफेक्ट, लोअर योर सोडियम हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट, या फिर लोअर योर सोडियम एंड कॉज डायरिया। तो यहाँ पर जो कैक्सिलेट एजेंट है, क्या है? कैक्सिलेट एजेंट है। तो यहाँ पर कैक्सिलेट एजेंट देने का काम है जो क्या होगा, मतलब इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होगा कैक्सिलेट का। कैक्सिलेट करता क्या है हमारी बॉडी में? जब भी आप इंजेक्ट करते हैं तो पोटेशियम के साथ ये क्या करेगा? बाइंड हो जाएगा, मतलब एक तरीके से चिपक जाएगा। जब ये चिपकेगा तो आपकी बॉडी से जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है उसको बाहर निकालने का काम करेगा। क्या करेगा? बॉडी से आपकी एक्स्ट्रा पोटेशियम को फ्लश्ड आउट करने का काम ये करेगा। तो यहाँ पर पोटेशियम लेवल को कम करने के साथ साथ ही एक लैक्सेटिव साइड इफेक्ट भी क्रिएट करेगा, क्योंकि पोटेशियम को ये कहाँ से बाइंड करेगा? कोलोन से। कहाँ से? कोलोन से, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन से। जब लार्ज इंटेस्टाइन से कुछ भी चीज़ बाइंड होगी तो फ्लश्ड आउट भी वहीं से होगी, लार्ज इंटेस्टाइन से ही, रेक्टम के थ्रू। तो यहाँ पर ये लैक्सेटिव साइड इफेक्ट भी कॉज कर सकता है। तो यहाँ पर लो पोटेशियम लेवल को क्या करेगा? कम करेगा, और ये फ्लश्ड आउट करने का काम करेगा जो भी एक्स्ट्रा पोटेशियम बॉडी में है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? इसका साइड इफेक्ट लैक्सेटिव साइड इफेक्ट हो जाएगा। दैट मीन्स लोअर योर पोटेशियम लेवल एंड इट विल हैव अ लैक्सेटिव साइड इफेक्ट। ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पर कैक्सिलेट आपको पता होना चाहिए क्या है। ऐसा यदि किसी को पोटेशियम लेवल हाई है तो उसको कम करने के लिए कैक्सिलेट दिए जा सकते हैं, और ये क्या करेगा? बाइंड होगा पोटेशियम से, और साथ में क्या होगा? बॉडी से फ्लश्ड आउट करने का काम करेगा, बीपी को लो करेगा, हाई बीपी रहता है तो यहाँ पर सोडियम एक्सचेंज इट फॉर सोडियम, सोडियम के लिए क्या करेगा? सोडियम को मैनेज करने का तो काम करेगा ही, लेकिन एक्स्ट्रा पोटेशियम को बाइंड करके बॉडी से बाहर निकालेगा, और एक तरीके का जो एक्स्ट्रा पोटेशियम है हमारी बॉडी में बाय स्टूल के थ्रू बाहर निकल जाएगा। नेक्स्ट वन इज एज अर्ली एज 7th वीक ऑफ ह्यूमन प्रेगनेंसी more than 50% of estrogen entering maternal circulation is produced in
तो 7वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में, ह्यूमन प्रेगनेंसी में 7वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में 50% से ज़्यादा एस्ट्रोजन है जो मैटरनल सर्कुलेशन में आता है, वो कहाँ से आता है? ओवरी से, एंडोमेट्रियम से, प्लेसेंटा से या फिर फैलोपियन ट्यूब से। कहाँ से आएगा? यदि 7वें हफ्ते की प्रेगनेंसी में 50% से ज़्यादा जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये मैटरनल सर्कुलेशन में आ रहा है, तो ये आता है प्लेसेंटा से। कहाँ से आएगा? ये आएगा प्लेसेंटा से। व्हाट इज़ द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर का मतलब होगा जो आँखों के अंदर, जैसे हमने पढ़ा है इंट्राक्रैनियल प्रेशर पढ़ा है, हीमोग्लोबिन HB पढ़ा, हाई बीपी की कंडीशन पढ़ी है, वैसे ही यहाँ पर इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है जो कितना होता है? ऑप्शन में है आपको 12 to 21 mm ऑफ Hg रिप्रेजेंट द मरकरी। याद रखें, क्वेश्चन में एग्जाम में आए Hg, तो Hg का मतलब होता है मरकरी। तो यहाँ पर आँखों के अंदर जो फ्लूइड है उसके कारण लगने वाला प्रेशर यहाँ पे क्या कहलाएगा? इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है जो कितना होता है नॉर्मली? तो ये होता है 12 to 21 mm ऑफ Hg। कितना होता है? 12 से 21 mm ऑफ Hg। ये बढ़ कब जाता है? हाई कब होता है? ये जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है हाई कब होता है? ग्लूकोमा में। इसमें बढ़ जाता है ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में जब इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, ऑप्टिक नर्व पर भी प्रेशर पड़ेगा, ऑप्टिक नर्व डैमेज होगी और अंधे भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर यदि इंट्राऑक्यूलर प्रेशर की हम बात करें तो कितना होता है? 12 से 21 mm ऑफ Hg। कितना? 12 to 21 mm ऑफ Hg। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, टाइप ऑफ ग्राफ्ट सोन इन फोटोग्राफ। यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, एक साइड आपको चूहा दिख रहा है, एक साइड ह्यूमन बीइंग दिख रहा है। तो ये किस तरीके की ग्राफ्टिंग हो रही है? ग्राफ्टिंग का मतलब या तो कुछ ऑर्गन हो सकते हैं, स्किन हो सकती है, या बॉडी के रिगार्डिंग कुछ पार्ट्स हो सकते हैं। तो वो चीज़ें दूसरे में ट्रांसप्लांट करना क्या कहलाता है? ग्राफ्टिंग। तो यहाँ पर कौन सी ग्राफ्टिंग शो हो रही है? आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट या फिर जीनोग्राफ्ट? कौन सी ग्राफ्टिंग यहाँ पर रिप्रेजेंट की जा रही है? जीनोग्राफ्टिंग, आइसोग्राफ्टिंग, एलोग्राफ्टिंग, ऑटोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्टिंग। तो यहाँ पर जो ग्राफ्टिंग शो हो रही है वो क्या हो रही है? वो हो रही है जीनोग्राफ्टिंग। क्या है? जीनोग्राफ्टिंग। जीनोग्राफ्टिंग का मतलब होता है कि स्पीसीज ही बदल जाना। क्या है? स्पीसीज बदल जाना। ह्यूमन बीइंग में जनरली ट्रांसप्लांटेशन किया जाए, कुछ ग्राफ्टिंग की जाए मंकी से, पिग से, माउस से, मतलब कि कुछ अदर स्पीसीज यूज़ की जाए तो वो क्या कहलाती है? जीनोग्राफ्टिंग। क्या होगी? जीनोग्राफ्टिंग। ये देखिए यहाँ पर 4 तरीके की ग्राफ्टिंग बताई। एक होती है ऑटोग्राफ्ट, मतलब आपकी खुद की ऑन स्किन, ऑन बॉडी पार्ट्स का कोई अदर जगह, मोस्टली इस केस में स्किन को यूज़ किया जाता है, तो वो कहलाती है ऑटोग्राफ्टिंग। आइसोग्राफ्टिंग का मतलब होता है जो जाइगोटिक, मोनोजाइगोटिक ट्विंस होते हैं। क्या है? ट्विंस होंगे, उनके बीच में जेनेटिकल आइडेंटिकल ट्विंस होंगे। अब तो यहाँ पर ट्विंस में यदि ग्राफ्टिंग होती है तो वो कहलाएगी आइसोग्राफ्टिंग। जीनो का मतलब होता है स्पीसीज का ही बदल जाना, मंकी टू ह्यूमन, ह्यूमन टू पिग, इस तरीके से। एलोग्राफ्ट में क्या होगा? स्पीसीज सेम है ना, वो आपके रिलेटिव्स हैं, कोई अदर है जो हो सकते हैं। तो यहाँ पर स्पीसीज सेम होना, बट आपके जानने पहचानने वाले या कोई रिश्तेदार वगैरह हो सकते हैं, तो क्या होगी? एलोग्राफ्टिंग। क्लियर? ऑटोग्राफ्ट में जनरली खुद के लिए जब ग्राफ्टिंग की जाती है तो मोस्टली स्किन ग्राफ्टिंग, हेयर ट्रांसप्लांटेशन या फिर बोन के लिए बस किया जाता है। आइसो में जनरली जो मैंने कहा कि जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं उनके बीच में जब 2 स्पीसीज अलग हो जाएं तो वो होती है जीनोग्राफ्टिंग। एलोग्राफ्टिंग में मोस्टली किडनी ट्रांसप्लांटेशन, हार्ट या फिर लीवर ट्रांसप्लांटेशन है जो किया जाता है। क्लियर है? नेक्स्ट इज आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी सोन इन दिस पिक्चर। यहाँ पर एक इमेज दिख रही है, उसमें बताया गया है कि ये कौन सी डिफॉर्मिटी है। ऑप्शन में है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, मैलेट फिंगर, ट्रिगर फिंगर, बॉटनियर डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर ये देखिए आप, एक फिंगर आपको है जो बेंड टाइप से दिख रही है, तो ये कौन सी डिफॉर्मिटी यहाँ पे शो हो रही है? तो ये जो डिफॉर्मिटी यहाँ पे दिख रही है ये कहलाएगी आपकी क्या? बॉटनरी डिफॉर्मिटी। क्या है?
बॉटनेटरी डिफॉर्मिटी, इसमें होगा क्या कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है ये हाइपर एक्सटेंड होंगे, कहाँ पर, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट के यहाँ पर। सीधी सी बात है कि जो आपके थंब के साइड वाली फिंगर है इसमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलेगी। जो इंटरफेरेंजियल जॉइंट है क्या है, डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, हाइपरफ्लेक्स्ड हो जाएंगे, क्या होंगे, सॉरी हाइपर एक्सटेंडेड रहेंगे, जिसके उठे हुए से रहेंगे, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है, बॉटनियर डिफॉर्मिटी। और ये जनरली कभी कभी गिरने के कारण भी हो सकता है या फिर कुछ और इंजरी के कारण भी ये डेवलप हो सकता है। बॉटनियर डिफॉर्मिटी क्या है, ये बॉटनियर डिफॉर्मिटी जिसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है जो क्या होंगे, यहाँ पर फ्लेक्स्ड होंगे, लेकिन इंटरफेरेंजियल डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट में हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, मतलब ऊपर को उठे हुए रहेंगे, तो इसके कारण ये क्या है, बॉटनियर डिफॉर्मिटी। जो यहाँ पर देखिए एग्जाम में स्वान नेक डिफॉर्मिटी बहुत आता है। स्वान नेक डिफॉर्मिटी जनरली रूमेटॉइड आर्थराइटिस के पेशेंट को देखने को मिलेगी। अब एक ही तरीके के पेशेंट में एक ही हाथ में दोनों डिफॉर्मिटी भी देखने को मिल सकती हैं। ध्यान रखिए यहाँ पर एक इमेज में देखिए दोनों डिफॉर्मिटी रिप्रेजेंट हो रही हैं, बॉटनियर में और स्वान नेक में। तो यहाँ पर अंतर क्या है, जॉइंट्स दोनों के अलग अलग हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या है, बेंडिंग इन, मतलब अंदर की तरफ बेंडिंग होगा। बेस ऑफ द फिंगर, जो फिंगर टिप है, सबसे ऊपर की फिंगर टिप है वो यहाँ पे होगी। तो ये क्या है, यहाँ पर ये है हैंड डिसऑर्डर भी कह सकते हैं यहाँ पे इसको, स्वान नेक डिफॉर्मिटी, जो कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस के केस में देखने को कॉमनली मिल सकती है। फिर यहाँ पर ट्रिगर फिंगर, क्या है, ट्रिगर फिंगर। ट्रिगर फिंगर में क्या होगा, अ कंडीशन इन विच अ फिंगर गेट्स स्टक इन अ बेंट पोजीशन एंड देन स्नैप स्ट्रेट। ऐसी कंडीशन जिसमें फिंगर क्या हो जाए, आपकी स्टक हो जाए, मोड़ा है आपने अपनी फिंगर को तो वैसे ही रह जाना। यदि सीधे करने की कोशिश करते हैं तो क्या होगा, दर्द होगा, क्या होगा, दर्द होगा। मेलेट फिंगर, जिसको बेसबॉल फिंगर के नाम से भी जाना जाता है, क्या है, मेलेट फिंगर में जो थिन टेंडोन है, हमारी फिंगर्स में जो टेंडोन है क्या हो जाएंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, जॉइंट के एंड पर क्या रहेंगे, स्ट्रेट हो जाएंगे, इसके कारण हमारी फिंगर थोड़ी सी क्या हो जाएगी, बॉल की तरह थोड़ी सी बिल्कुल झुकी हुई टाइप से हो जाएगी। क्लियर है। तो यहाँ पर डिफॉर्मिटी आपको इमेज बेस्ड क्वेश्चन में कॉमनली आती हैं, डायरेक्ट तो कम आती हैं एग्जाम में, इमेज आपको दी जाती है, या तो ये इमेज आपको कॉमनली आती है बॉटनियर डिफॉर्मिटी या स्वान नेक डिफॉर्मिटी। यहाँ पे आपको बस जो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो आइडेंटिफाई करना है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्लेयल चेस्ट इज सीन इन, तो फ्लेयल चेस्ट किस में देखने को मिलेगा, ऑप्शन में है यहाँ पर हाइपरटेंशन, कार्डियक फेलियर, रिब्स फ्रैक्चर या फिर डायफ्रेगमेटिक हर्निएशन। किस में देखने को मिलेगा, फ्लेयल चेस्ट। तो फ्लेयल चेस्ट देखने को मिलता है जनरली रिब्स फ्रैक्चर में। यदि किसी पर्सन को क्या हुआ है, रिब्स फ्रैक्चर हुआ है या रिब्स कोई एक्सीडेंटल केस में रिब इंजरी हुई हो तब। तो लाइफ थ्रेटनिंग मेडिकल कंडीशन है, रिब केज में हमारे क्या वाइटल ऑर्गन सुरक्षित रहते हैं, वो है हमारे लंग्स, फेफड़े। तो जब जनरली ये रिब केज ब्रेक होगी तो डायरेक्ट आपको ट्रॉमा कहाँ पे होने का रिस्क रहेगा, लंग्स में, जो कि किसके अंदर सुरक्षित हैं, रिब केज के। और जब ये रिब केज है जो 12 पेयर में मतलब 24 रिब्स होती हैं, इनमें यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो ये फ्लेयल होंगी। फ्लेयल का मतलब तैरने का काम करेंगे, एक तरीके से फ्लोट होने का काम करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े इनके। तो वो क्या करेंगे, हमारे लंग्स को भी डैमेज कर सकते हैं। तो रिब्स फ्रैक्चर किस केस में देखने को मिलती है, फ्लेयल चेस्ट में। ये जनरली एक्सीडेंटल ट्रॉमा होने के कारण इस कंडीशन है जो डेवलप हो सकती है। नेक्स्ट वन इज टनल विजन इन सीन इन विच कंडीशन। टनल विजन किस केस में देखने को मिलेगा, ग्लूकोमा, कैटरैक्ट, GERD मतलब गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिसीज या फिर ट्रोकोमा में टनल विजन देखने को मिलता है जनरली। टनल जानते हैं आप, सुरंग टाइप, मतलब सामने सब कुछ है लेकिन जो एक आपको सर्किल शेप के अंदर जो चीज़ें दिखेंगी हो जाएगी टनल। एक तरीके से सुरंग टाइप का जो विज़न है वो देखने को मिलता है ओनली ग्लूकोमा में। इसमें ग्लूकोमा में ESIC पेपर में क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पर ग्लूकोमा के केस में होगा क्या कि जो हमारे
ऑप्टिक नर्व तो डैमेज होती ही है, जिसके कारण हमारा पेरिफेरल विजन लॉस, मतलब चारों तरफ जो दिखता है वो नहीं होगा, सामने सामने का बस दिखेगा। तो यहाँ पर ये जनरली कंडीशन क्या कहलाती है? टनल विजन। क्या है? टनल विजन। इसके कारण कभी कभी ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। नॉर्मल विजन में हमें चारों तरफ का दिखेगा, लेकिन टनल विजन में जो चीज़ हमारे स्ट्रेट ऑफ पॉइंट है और एक थोड़ा थोड़ा धुंधलापन टाइप से दिखेगा, वो क्या कहलाएगा? टनल विजन, जिसमें चारों तरफ के दिखने से कोई लेना देना नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, एग्जाम्पल ऑफ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स। तो यहाँ पर जॉइंट्स का बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स का एग्जाम्पल कौन सा है? हिप जॉइंट एंड शोल्डर जॉइंट, एल्बो एंड नी जॉइंट, कार्पल्स एंड टार्सल, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। हम आगे पढ़ेंगे कि जो 3 ऑप्शन दिए हैं ये किस तरीके के जॉइंट्स में हैं। बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स आते हैं, मतलब कोई एक सर्किल शेप में और दूसरी चीज़ वहाँ जाके फिट हो जाए, तो क्या कहलाता है? बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। और ये जॉइंट होते हैं जनरली हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। कहाँ पर? हिप जॉइंट में, और दूसरा शोल्डर जॉइंट में। शोल्डर जॉइंट्स के यहाँ पर जो आपका कॉलर बोन है, स्कैपुला है, ये यहाँ पर मिलके बनाएंगी। और हिप जॉइंट की हम बात करें तो हिप जॉइंट में जो एसिटाबुलम है, यहाँ पर आपका जो जॉइंट्स फॉर्म होगा वो कहलाएगा। तो ये जो जॉइंट्स हैं यहाँ पर कौन से हैं? बॉल एंड सॉकेट में हिप जॉइंट और शोल्डर जॉइंट। हिंज जॉइंट का मतलब होता है एल्बो, नी या फिर एंकल वाले जॉइंट। ये कौन से हैं? ये हैं आपके हिंज जॉइंट। क्या है? हिंज जॉइंट। ये देखिए जॉइंट्स अलग अलग टाइप के होते हैं। फाइब्रस जॉइंट, फाइब्रस जॉइंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो फाइब्रस टिश्यू से कनेक्टेड है, मेनली किससे बनते हैं? कोलेजन से, जो फिक्स्ड रहते हैं। क्या है? एक तरीके से फिक्स्ड रहेंगे। जैसे स्कल जॉइंट्स हो गए, ये जो हमारे खोपड़ी की हड्डियाँ हैं, स्कल्स की हड्डियाँ, इनके बीच में जो सूचर्स हैं, हड्डियाँ नहीं जो सूचर्स हैं, वो किसके एग्जाम्पल है? वो फाइब्रस जॉइंट के। कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स होते हैं जनरली जो हमारी वर्टिब्रल डिस्क है। क्या है? वर्टिब्रल डिस्क है, उसमें देखने को मिलेंगे। साइनोवियल जॉइंट्स, जहाँ पर जो साइनोवियल फ्लूइड भरा हुआ होगा, जहाँ पर जो भी जॉइंट्स मूव होने का काम करेंगे वो हो जाएंगे। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए कार्टिलेजिनियस जॉइंट्स कहाँ पे होते हैं? जनरली मेन्यूब्रम एंड स्टर्नम में, मतलब चेस्ट के यहाँ पे, सिम्फाइसिस प्यूबिस में, एपिफाइजियल प्लेट बिटवीन वर्टिब्रा, जो मैंने बताया वर्टिब्रल जो डिस्क है हमारी, उसमें जो डिस्क के बीच में जो जॉइंट्स होंगे एक को दूसरे से जोड़ेंगे वो कहलाएंगे, और जो इमूवेबल है, मूव नहीं होते हैं। साइनोवियल जॉइंट्स, यहाँ पर एक स्मूथ मूवमेंट देखने को मिलता है, और इन जॉइंट्स के यहाँ पर जो कैप्सूल है, यहाँ पर एक फ्लूइड भरा होता है, कहलाता है साइनोवियल फ्लूइड। ये एज अ कुशन का काम करता है। क्या करता है? कुशन का काम करता है। तो यहाँ पर भी अलग अलग तरीके के जॉइंट्स होते हैं, प्लेनर, पाइवोट, कॉन्डिलॉइड, सैडल, बॉल एंड सॉकेट। तो यदि बॉल एंड सॉकेट की हम बात करें तो हिप और शोल्डर जॉइंट है वो हो जाएंगे। हिंज जॉइंट्स में आपके आ जाएंगे एल्बो, नी और एंकल। ग्लाइडिंग में आपके होंगे टार्सल्स के, कार्पल्स के और इंटरवर्टिब्रल। तो यहाँ पर जो एक के ऊपर दूसरी हड्डी क्या करती है? स्लाइड टाइप से करेगी, तो वो कहलाते हैं ग्लाइडिंग जॉइंट्स। क्या है यहाँ पर? ग्लाइडिंग जॉइंट्स। पाइवोट, जो हेड एंड रेडियो अल्नर जॉइंट्स होते हैं वो क्या है? पाइवोट जॉइंट्स। जॉइंट्स के बारे में हम जो सेपरेटली भी पढ़ेंगे, बट मैंने यहाँ पे आपको बता दिया कि इस तरीके से है जो क्वेश्चन आपको आ सकते हैं। नेक्स्ट वन है, टिटेनी कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। टिटेनी है जो हमारे लिए कैसे डेवलप हो सकता है? किस इलेक्ट्रोलाइट की कमी के कारण? हाइपोमैग्नीसीमिया, हाइपरमैग्नीसीमिया, हाइपोकैल्सीमिया या फिर हाइपरकैल्सीमिया। टिटेनी में आपने एक इमेज आपको याद होगी, पूरा आर्क शेप में बॉडी है जो टर्न हो जाती है, जकड़ जाएगी, वो कंडीशन कहलाती है टिटेनी। और ये होता है जब हमारे शरीर में कैल्शियम की कमी हो जाए तब। कब होगा? जब हमारे शरीर में कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाए। मतलब यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। क्या होगा? हाइपोकैल्सीमिया। क्लियर? नेक्स्ट वन, persistent lack of appetite often occurring with vomiting and severe weight loss is referred to। तो यहाँ पर persistent lack of appetite मतलब भूख लग ही नहीं रही है। क्या है? भूख है जो लग ही नहीं रही है, और यहाँ पर वेट लॉस हो रहा है, साथ में वॉमिटिंग भी कर रहे हैं। तो क्या? स्टटरिंग,
पाइका, एनोरेक्सिया नर्वोसा या फिर बुलिमिया नर्वोसा, क्या होगा? तो यहाँ पर है तो ईटिंग डिसऑर्डर। पाइका का मतलब क्या होता है? नॉन ईटेबल सब्सटेंस खाना, छुई खा लेना, चाक खा लेना, कपड़े खा लेना, तो ये क्या है? पाइका। एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा दोनों ईटिंग डिसऑर्डर हैं। क्या है? दोनों ईटिंग डिसऑर्डर हैं। जो बुलिमिया नर्वोसा है यहाँ पर जनरली बाइंज ईटिंग होगी, मतलब एक साथ बहुत खा लेंगे, देन आपको रियलाइज़ होगा कि मेरा वजन बढ़ जाएगा, तो वॉमिटिंग को इंड्यूस करेंगे, मुंह में उंगली डाल डाल के उल्टी करने की कोशिश करेंगे। बट बाइंज ईटिंग मतलब बहुत सारा एक ही बार में खा लेंगे। और जो एनोरेक्सिया नर्वोसा है इसमें खाएंगे, सॉरी इसमें खाएंगे ही नहीं, एनोरेक्सिया नर्वोसा वाले खाएंगे ही नहीं, और ऊपर से वॉमिटिंग वगैरह और स्टार्ट हो गई, और हेलो वजन घट गया। क्या है? वजन घट गया। देखिए यहाँ पर एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा बताया गया। एनोरेक्सिया में खाने से मना करेंगे, और बुलिमिया में क्या करेंगे? खा लेंगे, खूब भर भर के खाएंगे, लेकिन आफ्टर दैट रियलाइज होगा कि अब वजन बढ़ सकता है, तो मुंह में उंगली डाल के उल्टी करने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे? उल्टी करने की कोशिश करेंगे। एनोरेक्सिया नर्वोसा में वेट लॉस होगा, क्यों? क्योंकि खाएंगे ही नहीं, 85% तक वजन घट जाता है कभी कभी। बुलिमिया में इस तरीके से क्रेविंग होगी कि सब खा लो, जो हो सब खा लो, बाद में भले उल्टी कर जाओ, तो ये केस होगा। क्लियर? नेक्स्ट इज देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपके गम्स में देखने को। कहाँ पर? गम्स, जो आपके मसूड़े हैं। किस तरीके की होगी? ब्लूइश पर्पल टाइप की, मतलब डार्क ब्लू लेकिन पर्पलिश टाइप की, तो ये कहलाएगी बर्टन लाइन। ये रही यहाँ पर। तो बर्टन लाइन कहाँ पे देखने को मिलेगी? गम्स के ऊपर। और कैसी होगी? ब्लूइश पर्पल टाइप की। तो यहाँ पर जो बर्टन लाइन है और बर्टन्स लाइन है, इसके अकॉर्डिंग जो आपके मसूड़े हैं, आपके गम्स हैं, वहाँ पर लीड क्या होगा? एक्यूमुलेट होगा। क्या होगा? लीड एक्यूमुलेट होगा। और इनकेस लीड ज़्यादा ओवरडोज हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, तो बहुत ही थिन, मतलब बहुत ज़्यादा पतली लेकिन ब्लैक ब्लू टाइप की लाइन होगी, जो कि विजिबल होगी गम्स के यहाँ पर, वो क्या कहलाएगी? बर्टन्स लाइन। और यहाँ पर बर्टन्स लाइन कब देखने को मिलेगी? जब लीड ओवरडोज आपकी बॉडी में हो जाए या फिर लीड की पॉइजनिंग हो जाए, तब। नेक्स्ट इज बेगोसिस इज कॉज्ड बाय इनहेलेशन ऑफ। तो बेगोसिस कैसे होगा? किसको क्या आप खा जाएंगे जिससे होगा, या फिर किसके कारण होगा इनहेल करने से? जूट डस्ट, शुगर कैन डस्ट, कॉटन डस्ट, या फिर कोल डस्ट। तो बेगोसिस होगा कैसे? किसको इनहेल करने के कारण होगा? तो बेगोसिस होगा यदि आप शुगर कैन, जो गन्ने हैं, उनकी डस्ट क्या कर जाए? इनहेल कर जाए, तो उसके कारण होगा। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? शुगर कैन डस्ट। और जो भी चीज़ आप इनहेल करते हैं उसके कारण आपके सबसे पहले लंग्स अफेक्ट होंगे। तो बेगोसिस किससे होगा? शुगर कैन डस्ट को इनहेल करने के कारण। टनल विजन इन सीन इन विच कंडीशन? टनल विजन किस केस में देखने को मिलेगा? मतलब कि नलीन दृष्टि दोष। जो आप एक पाइप देखेंगे, तो यदि आपको चारों तरफ का ना देख के जो ओनली सामने जो चीज़ें हैं, जो कि एक टनल की तरह आप देख सकते हैं, तो वो यहाँ पर किस कंडीशन में देखने को मिलेगा? ग्लूकोमा में, कैटरैक्ट में, GERD में, कि ट्रोकोमा में? तो ग्लूकोमा, कैटरैक्ट और ट्रोकोमा, तीनों क्या है? आइस से रिलेट करती हुई डिसीज़ हैं। अब यहाँ पर जो टनल विजन है देखने को मिलेगा किसमें? ग्लूकोमा में। ग्लूकोमा में क्या होता है कि जो आपका प्रेशर है, आँखों का जो प्रेशर है, इंट्राऑक्यूलर प्रेशर है, वो बढ़ा हुआ रहेगा, जिसके कारण ऑप्टिक नर्व भी डैमेज हो जाती है, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा तो। अभी टनल विजन देखने को किस तरीके से होगा? देखिए यहाँ पर आपको ओनली जो सामने चीज़ें हैं वो बस दिखाई देंगी। आपकी जो आप कोई भी टनल ले लीजिए, फिर एक पाइप से आइटम लीजिए और उससे देखिए, जो आपको सामने का दिखेगा वो बस होगा। तो यहाँ पर ग्लूकोमा में क्या है? आपका विजन लॉस होने के चांसेस भी रहेंगे। और टनल विजन का मतलब है कि आपकी जो आँखें हैं इस तरीके से हो जाएंगी कि आपको ओनली अपने सामने की जो चीज़ है वो एक एज एन टनल के तौर पर जो सामने वो बस दिखेगा, चारों तरफ की चीज़ें आपको बिल्कुल ब्लर्ड होंगी या फिर धुंधली होंगी। तो यहाँ पर टनल विजन का जो मेन रीज़न है, इसका दूसरा रीज़न है रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, लेकिन यहाँ पर ग्लूकोमा है जो कॉमन है। टनल विजन का जो कॉमन कॉज है वो क्या है? वो ग्लूकोमा, लेकिन इसका दूसरा कॉज भी क्या होता है? रेटिनाइटिस। क्या है? रेटिनाइटिस। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? टनल विजन इट इज सीन इन विच कंडीशन? ग्लूकोमा,
या फिर ग्लूकोमा की जगह आपको एग्ज़ाम में ऑप्शन में क्या मिल जाए देखने को, रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, नर्सिंग का फेमस क्वेश्चन MSN में से जो आता है वो है बफेलो हम्प इज सीन इन विच डिसीज। बफेलो हम्प किस डिसीज में देखने को मिलेगा? कुशिंग सिंड्रोम, सिफिलिस, लॉर्डोसिस या फिर काइफोसिस में? तो किस डिसीज में बफेलो हम्प देखने को मिलेगा? तो वो होगा आपका क्या, कुशिंग सिंड्रोम। जो भैंस के ऊपर जो कुबड़ टाइप से रहेगी वो यहाँ पर वही, उसी को हम्प नाम यूज़ किया गया है और ये देखने को मिलेगा किसमें, कुशिंग सिंड्रोम में। यहाँ पर होगा क्या कि जो राउंड, जो फुल ब्लाउन टाइप का एक जो राउंड है यहाँ पर शेप देखने को मिल रहा है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर इस शेप के लिए क्या कहा गया और ये किसका है, इसमें भरा हुआ है फैट, फैट पैड है एक तरीके से, इसमें क्या है, फैट भरा हुआ है। इसको या तो आप क्या कह सकते हैं, फैट पैड है जो कि आपकी नेक के ऊपर रहेगा, बेस ऑफ द योर नेक, और यहाँ पे आप इसको बफेलो हम्प भी कह सकते हैं। और ये देखने को मिलेगा किसमें, कुशिंग सिंड्रोम में। इसमें कुशिंग सिंड्रोम में। कुशिंग सिंड्रोम होगा कब, जब आपकी बॉडी में या तो आपकी बॉडी खुद बहुत ज़्यादा कॉर्टिसोल आप खा लें या फिर आप खाते खाते आपकी बॉडी में इकट्ठा हो जाए, तब क्या होगा, कुशिंग सिंड्रोम। और इसको कहा जाता है हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। क्या है, हाइपर कॉर्टिसोलिज्म। और इसके कारण जो प्रॉब्लम होगी वो क्या कहलाएगी, कुशिंग सिंड्रोम। नेक्स्ट इज क्यूलिन साइन इज सीन इन। क्यूलिन साइन आता है, एक आता है ग्रे टर्नर साइन, दूसरा होता है क्यूलिन साइन। तो ये किस में देखने को मिलेगा, ऊफोराइटिस में, पैंक्रेटाइटिस में, जिंजिवाइटिस में या फिर लेरेंजाइटिस में। क्यूलिन साइन किस में देखने को मिलेंगे, क्यूलिन साइन देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। किस में, पैंक्रेटाइटिस में। इस तरीके से देखिए यहाँ पर क्यूलिन और ग्रे टर्नर साइन दोनों देखने को मिलते हैं पैंक्रेटाइटिस में। यहाँ पर क्या होगा, ब्रशिंग होगा, एडिमा होगा, कहाँ पर, सबक्यूटेनियस फैटी टिश्यू है जो पैंक्रियाज की जो ऊपरी वाला हिस्सा है वहाँ पर। तो यहाँ पर अम्लाइकल रीजन के यहाँ पे यदि देखने को मिलेगा तो वह क्यूलिन, और यदि इसी तरीके का साइन आपको साइड में देखने को मिलेगा तो वो कहलाता है ग्रे टर्नर साइन। क्या है, ग्रे टर्नर साइन। और देखने को मिलता है पैंक्रेटाइटिस में, मतलब कि पैंक्रियाज में होने वाले इन्फेक्शन के कारण। पैंक्रियाज से आपको बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं कि पैंक्रियाज एंडोक्राइन एक्सोक्राइन है, कौन से हार्मोन रिलीज करती है, कौन से एंजाइम रिलीज करेगी और ये कैसे काम करेगी। पॉलिशिंग ऑफ राइस रिजल्ट इन लॉस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स। यदि चावलों पर पॉलिश कर दिया जाए तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो लॉस हो जाएगा। ऑप्शन में नियासिन, विटामिन ए, थायामिन या फिर राइबोफ्लेविन। तो कौन सा न्यूट्रिएंट्स है जो लॉस हो जाएगा यदि आप चावल पर पॉलिशिंग कर देते हैं। तो जो न्यूट्रिएंट्स लॉस होगा वो कहलाएगा थायामिन। क्या होगा, थायामिन। या तो चावल को आप क्या करें, बहुत ज़्यादा वॉश करें, क्या करें, बहुत ज़्यादा वॉश करें, या फिर पॉलिश, स्पेशली पॉलिशिंग, जो चावल बहुत ज़्यादा शाइनी रहेंगे, जो धान से चावल निकलते हैं उनकी चमक बढ़ाने के लिए या फिर उनको बहुत अच्छा दिखने के लिए जो पॉलिशिंग की जाएगी उसके कारण कौन सा न्यूट्रिएंट्स लॉस होगा, तो होगा विटामिन, होगा थायामिन। नेक्स्ट वन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। तो कौन से केस में ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी। ऑप्शन में है यहाँ पर हेपेटाइटिस सी, टीबी, लेप्रोसी या फिर टाइफॉइड। कौन से केस में है जो ब्रेस्ट फीडिंग कॉन्ट्रा इंडिकेट रहेगी। यहाँ पे आप लोग भी आंसर कर सकते हैं। तो टीबी में ब्रेस्ट फीड करा सकते, लेप्रोसी में करा सकते, टाइफॉइड में करा सकते। लेकिन यदि किसी पर्सन को हेपेटाइटिस सी है तो ब्रेस्ट फीड अपने बच्चे को नहीं करा सकती। इन केस मान लीजिए क्रैक्ड निपल रहे या फिर वहाँ पे थोड़ा बहुत ब्लड भी आ सकता है तो उसके कारण भी हेपेटाइटिस सी वायरस बच्चे के अंदर जा सकता है। तो यहाँ पर मतलब कुछ रेयर चांस है, ना के बराबर लेकिन है, 5% से भी कम रिस्क रहेगा, लेकिन कॉन्ट्रा इंडिकेट कर दिया जाता है यदि पर्सन को हेपेटाइटिस सी है और वो अपने बच्चे को फीड कराती है। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, हेपेटाइटिस सी। आपके यहाँ पर जो ब्रेस्ट फीडिंग की बात की जा रही है, कॉन्ट्रा इंडिकेट और इंडिकेशन की बात की जा रहा है, यदि तो ब्रेस्ट फीडिंग से आपको क्वेश्चन है तो ब्रेस्ट फीडिंग वीक या फिर ब्रेस्ट फीडिंग करने से बच्चे का फुल स्टमक हुआ है या नहीं, कितनी बार सूसू जाएगा, ये सब चीज़ें आपको ज़रूर एग्जाम में आती हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग गुड अटैचमेंट साइन आते हैं। तो यहाँ पर सेफ कब तक है, जब तक क्रैक निपल नहीं है, ब्लीडिंग नहीं हो रही तब तक। लेकिन इन केस आपके ब्रेस्ट में क्रैक है या फिर निपल्स के यहाँ पे कुछ ब्लीडिंग हो रही है
तो उसके कारण कुछ रेयर चांसेस रहेंगे हेपेटाइटिस सी ट्रांसमिट होने के। नेक्स्ट वन इज HIV वायरस बिलोंग्स टू, तो जो HIV वायरस है किस कैटेगरी से बिलोंग करता है? एडिनो वायरस, फ्लेवी वायरस, रेट्रो वायरस या फिर नन ऑफ द अबव। तो HIV वायरस कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करता है? HIV वायरस बिलोंग करता है रेट्रो वायरस फैमिली से। कौन सी? रेट्रो वायरस फैमिली, जो कि एक RNA वायरस है और जो भी जीनोम में उनकी कॉपी करता है। क्या है? कॉपी करेगा। तो यहाँ पर सेम एज होता है HIV में, पर्सन की जो बॉडी है उसमें उसकी खुद की जो एंटीबॉडीज़ है उनको क्या लगेगा कि ये कॉमन है, लेकिन उसकी कॉपी करेगा, जैसे कोविड में हो रहा था। तो यहाँ पर HIV को इस फैमिली से बिलोंग करता है, रेट्रो वायरस से। एडिनो वायरस से जो फीवर के लिए, सोर थ्रोट के लिए, जो UTI के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस है वो होंगे। और फ्लेवी ब्रेडा जो जीका वायरस, येलो फीवर, एंसेफेलाइटिस वाले हो गए, वो वाले हैं यहाँ पर। नेक्स्ट वन, ब्रेन इज स्टोर्ड इन विच प्रिजर्वेटिव फॉर ऑटोप्सी स्टडी। तो आपने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में देखा होगा कि ब्रेन को स्टोर करके रखा जाता है, लेकिन वो कौन से घोल में स्टोर करके रखे जाएंगे ताकि वो ख़राब ना हो? ऑटोप्सी के लिए यूज़ किए जाएंगे। एक होता है ऑटोप्सी और दूसरा होता है यहाँ पर, तो ऑटोप्सी जो की जाएगी जब, तो ऑटोप्सी में यहाँ पर आपको कुछ सीखने के लिए ही यहाँ पर बहुत सारे लोग ऑर्गन डोनेट कर देते हैं हॉस्पिटल में कि स्टूडेंट की स्टडी के लिए हेल्पफुल रहेंगे। तो यहाँ पर होता है ऑटोप्सी। ऑटोप्सी के लिए जो ब्रेन है किस केमिकल में स्टोर किया जाएगा? तो ये स्टोर होगा 10% फॉर्मेलिन में। किसमें? 10% फॉर्मेलिन में। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ड्रग ऑफ चॉइस फॉर कीमोप्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट द रियोमेटिक फीवर। कौन सी ड्रग यूज़ की जाएगी एज ए कीमोप्रोफाइलैक्सिस रियोमेटिक फीवर को ट्रीट करने के लिए? पेनिसिलिन भी, प्रोकाइन पेनिसिलिन, बेंजाथिन पेनिसिलिन या एरिथ्रोमाइसिन। कौन सी पेनिसिलिन यूज़ की जाएगी रियोमेटिक फीवर के लिए एज ए क्रोमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर, कीमोप्रोफाइलैक्सिस के तौर पर? तो रियोमेटिक फीवर के लिए जो मेडिसिन यूज़ की जाएगी पेनिसिलिन की, वो होगी बेंजाथिन पेनिसिलिन। बेंजाथिन पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी एक जो ऐसी एंटीबायोटिक है जो स्ट्रेप थ्रोट, यदि किसी को बार बार फेरेंजाइटिस होता है तब भी, थ्रोट या फिर थ्रोट इन्फेक्शन होता है तब यहाँ पर रियोमेटिक फीवर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो इसीलिए स्ट्रेप थ्रोट और डिप्थीरिया या फिर सिफिलिस होता है तो उसको ट्रीट करने के लिए बेंजाथिन पेनिसिलिन और पेनिसिलिन जी है जो यूज़ की जाती है। और ये जनरली इंट्रामस्कुलर फॉर्म में इंजेक्शन इसका यूज़ किया जाएगा। नेक्स्ट वन, एक क्वेश्चन अभी झारखंड में आया था CHO में। द टैक्सोनॉमी ऑफ द एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव वाज प्रेजेंटेड इन 1956 बाय। तो 1956 में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट प्रेजेंट किए थे। किसने किए थे? B स्किनर ने, मैक्स वेबर, बेंजामिन एस ब्लूम या फिर सॉक्रेट्स ने। तो किसने यहाँ पर एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के लिए टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव के ऊपर M दिए थे 1956 में? B स्किनर थे वो कि बेंजामिन एस ब्लूम थे? क्वेश्चन एग्जाम में आपको आते हैं। तो जिन्होंने यहाँ पर 1956 में टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्ट दिए थे वो कौन थे? वो थे बेंजामिन एस ब्लूम। अकॉर्डिंग टू इनके जो ऑब्जेक्ट थे एजुकेशनल ऑब्जेक्ट, वो कितने थे? 6। नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। कितने थे? टोटल 6 थे। फर्स्ट वन इज नॉलेज, दूसरा कॉम्प्रिहेंशन, तीसरा एप्लीकेशन, चौथा एनालिसिस, पांचवा सिंथेसिस, लास्ट वन इज द इवैल्यूएशन। तो अकॉर्डिंग टू दैट बेंजामिन एस ब्लूम है, इन्होंने 1956 में जो ऑब्जेक्ट दिए थे टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन को लेके, कितने थे? टोटल 6 लेवल पर। नेक्स्ट वन, डिस्कवरी दैट लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ फर्स्ट एंटीबायोटिक वाज मेड बाय। सीधा सा क्वेश्चन है, पहली एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? रॉबर्ट कोच, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जोसेफ लिसर या फिर नन ऑफ द अबव। पहली एंटीबायोटिक की खोज करने वाले साइंटिस्ट कौन थे? वो थे अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। कौन थे? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, जिन्होंने पेनिसिलिन की खोज की थी। नेक्स्ट वन इज कॉमन कॉज ऑफ बैक्टीरियल सोर थ्रोट इज। तो बैक्टीरियल सोर थ्रोट का कॉमन रीजन क्या है? माइकोबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा निमोनिया, कॉर्नी बैक्टीरिया या फिर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस। तो जो कॉमन कॉज है बैक्टीरियल सोर थ्रोट का वो क्या है? वो है यहाँ पर बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकाई।
यदि किसी को बार बार फेरेंजाइटिस होता है, सोर थ्रोट होता है, तो उसके कारण पर्सन को रूमेटिक हार्ट डिसीज होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। लेकिन इस बैक्टीरियल सोर थ्रोट का जो कॉमन रीजन है वो क्या है? बीटा हीमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकोकस बैक्टीरिया। A client with rheumatoid arthritis may reveal which of the following assessment data? तो यदि पर्सन को rheumatoid arthritis है तो कौन सा डेटा रिवील होगा? Haverden notes, morning stiffness no longer than 30 minutes, asymptomatic joint swelling या फिर swan neck deformity of the hand। तो यहाँ पर कहा गया है, क्वेश्चन क्या है? rheumatic arthritis है और rheumatoid arthritis है तो बीटा स्ट्रेप्टोकोकाई बैक्टीरिया से होगा rheumatic। अब यहाँ पर अर्थराइटिस हुई है तो क्या होगा? यहाँ पे स्वान नेक डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी। ये इमेज मैंने आपको कई बार बताई हुई है। फिंगर के यहाँ पे क्या है? स्वान नेक डिफॉर्मिटी। जो आपकी फिंगर है जो हाइपर एक्सटेंशन होगा और फ्लेक्शन एंड बेंट होगा एक जगह पे। जो डिस्टल फेरेंजियल है वहाँ पर क्या होगा? बेंट होगा, फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर हाइपर टेंशन और जो फ्लेक्शन देखने को मिलेगा फिंगर के यहाँ पे क्या कहलाएगा? स्वान नेक डिफॉर्मिटी। मतलब हाथ में आपकी जो स्वान होते हैं, बगुले होते हैं, उनके जैसी डिफॉर्मिटी देखने को मिलेगी वो। नेक्स्ट इज द फंडामेंटल एम ऑफ प्लास्टिक एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी इज टू। फंडामेंटल एम क्या है प्लास्टिक और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए? रिगेन द मूवमेंट, enhance self-esteem, provide restoration of function in aesthetic form, prevent the infection। तो फंडामेंटल एम क्या है प्लास्टिक एंड रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए? जो फंडामेंटल एम होते हैं प्लास्टिक और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी के लिए वो कौन से हैं? तो जो जितनी भी प्लास्टिक सर्जरी होंगी, रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी, किसी ने नाक की करा ली, किसी ने लिप्स की करा ली। रिकॉन्स्ट्रक्टिव कौन सा होता है? सुधारने वाली, जैसे क्लेफ्ट लिफ्ट के प्लेट में की जाती है वैसे ही यहाँ पर जो प्लास्टिक और रिकॉन्स्ट्रक्टिव सर्जरी होंगी क्या करेंगी? रेस्टोरेशन, प्रोवाइड रेस्टोरेशन ऑफ फंक्शन एंड एस्थेटिक फॉर्म। क्लियर? एलेंस टेस्ट इज यूज्ड फॉर, एग्जाम में आता है एलेंस टेस्ट क्यों किया जाता है? मीडियन नर्व कंप्रेशन के लिए, अल्नर नर्व फंक्शनिंग के लिए, इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च या फिर नन ऑफ द अबव। तो एलेन टेस्ट किया जाता है इंटीग्रिटी ऑफ पाल्मर आर्च के लिए। यहाँ पर इसे चेक किया जाता है कि जो अल्नर आर्टरी में किसी भी तरीके का थ्रोम्बोसिस तो नहीं हो रहा है जो कि रेडियल को भी अफेक्ट करेगा। तो यहाँ पर प्रॉपर ब्लड सप्लाई के लिए, ब्लड फ्लो के लिए टेस्ट है जो यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर क्या है? अ प्रोसीजर कॉल्ड द एलेन टेस्ट में बी यूज्ड टू फाइंड आउट इफ द ब्लड फ्लो टू योर हैंड इज नॉर्मल। तो हाथों में आपके ब्लड की प्रॉपर सप्लाई हो रही है नहीं, उसको चेक करने के लिए टेस्ट किया जाता है एलेंस टेस्ट। तो यहाँ पर हेल्थ केयर प्रोफेशनल क्या करते हैं आपके लिए? ड्रॉइंग योर ब्लड विल अप्लाई प्रेशर टू द आर्टरीज इन योर रिस्ट फॉर सेवरल सेकेंड। तो यहाँ पर आपकी आर्टरीज के यहाँ पर प्रेशर लगा के रखेंगे, चेक करेंगे कुछ सेकेंड में ब्लड फ्लो होता है या नहीं। तो यहाँ पर इस टेस्ट के लिए क्यों किया जाता है? पाल्मर आर्च की इंटीग्रिटी के लिए कि यहाँ पर दैट इज द टेस्ट डन टू डिटरमाइन दैट द कोलेटरल सर्कुलेशन इज प्रेजेंट फ्रॉम द अल्नर आर्टरी इन केस ऑफ थ्रोम्बोसिस अकर इन द रेडियल। यदि रेडियल में किसी भी तरीके का थ्रोम्बस है या फिर क्लॉट है तो अल्नर आर्टरी ब्लड की सप्लाई कर पा रही है नहीं, उसके लिए एलेंस टेस्ट किया जाता है। नेक्स्ट वन इज कार्पल टनल सिंड्रोम इज ड्यू टू कंप्रेशन ऑफ। तो कार्पल टनल सिंड्रोम सबसे ज़्यादा जो लोग आईटी फील्ड वाले होते हैं या फिर कंप्यूटर्स पर लंबे टाइम तक काम करते हैं उनमें देखने को मिलता है। कार्पल टनल में कौन सी नर्व है जो कंप्रेस होगी? रेडियल नर्व, अल्नर नर्व, मीडियन नर्व या फिर अल्नर आर्टरी। तो कार्पल टनल सिंड्रोम देखने को मिलता है जब मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। क्या होगी? मीडियन नर्व कंप्रेस होती है। तो यहाँ पर आपको आपके हाथ में नब्बनेस, टिंगलिंग, वीकनेस है जो आपके हाथ में फील होगी। इसके लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल। रिस्ट के लिए क्या कहा जाता है? कार्पल टनल। तो यहाँ पर एक कौन सी नर्व के कारण होगी? मीडियन नर्व के कारण। नेक्स्ट इज वॉल्व ऑफ हैस्नर्स इज प्रेजेंट इन। तो हैस्नर वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट्स में, पैंक्रियाटिक डक्ट्स में, कैरोटिड ग्लैंड डक्ट में या फिर ऑल ऑफ दी अबव में। तो वॉल्स ऑफ हैस्नर रहेंगे कहाँ पर? नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर। ये देखिए वॉल्व ऑफ हैस्नर यहाँ पर प्रेजेंट रहेंगे लोअर एंड ऑफ द नेज़ोलैक्राइमल डक्ट के यहाँ पर।
जो कि जनरली क्या करते हैं, एयर को प्रिवेंट करते हैं ब्लो बैक होने से। तो इसीलिए यहाँ पर इनका नाम भी क्या रखा गया है, वॉल्व ऑफ हेंसनर। नेक्स्ट वन इज विच डायग्नोस्टिक टेस्ट इज डन इन डिप्थीरिया। तो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने के लिए कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, सिक टेस्ट। डायरेक्ट आंसर बता देते हैं, सिक टेस्ट है जो डिप्थीरिया को डायग्नोस करने में होता है। माउंटेक्स टेस्ट होता है टीबी को डायग्नोस करने में। टाइफाइड के लिए विडाल होता है। सिफिलिस के लिए होता है VDRL टेस्ट। स्कारलेट फीवर के लिए होता है डिक टेस्ट। टाइफस फीवर के लिए होता है वेलफ्लेक्स टेस्ट। तो स्पेसिफिक टेस्ट हैं जो एक पर्टिकुलर डिसीज को डायग्नोस करने के लिए किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज यूजुअल डोज ऑफ PPD इन माउंटेक्स टेस्ट। तो माउंटेक्स और ट्यूबरकुलिन टेस्ट में प्यूरिफाइड प्रोटीन डेरिवेटिव इंट्राडर्मल रूट से इंजेक्ट किए जाते हैं। कितना डोज है जो PPD का लिया जाता है माउंटेक्स टेस्ट के लिए, 20 IU, 5 IU, 100 IU या फिर 200 IU। तो इंट्राडर्मल रूट से PPD है जो एडमिनिस्टर की जाती है माउंटेक्स टेस्ट ट्यूबरकुलिन टेस्ट में। रीडिंग कितने घंटे के बाद सही आती है, 48 से 72 घंटों में। और कितना PPD इंसर्ट किया जाता है, 5 IU। कितना, 5 IU। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इंसुलिन। तो इंसुलिन के लिए हम किस रूट से एडमिनिस्टर करते हैं, IV, SC, IM या फिर इंट्राडर्मल रूट से। तो जो इंसुलिन है किस रूट से एडमिनिस्टर किया जाता है, सबक्यूटेनियस रूट से है जो हम इंसुलिन को एडमिनिस्टर करते हैं। सर्जिकल वुंड एज इज कॉल्ड। किसी भी सर्जिकल वुंड के एज से, एज का मतलब होता है कॉर्नर साइड से ओपन होना, क्या कहलाता है, वुंड एबिसरेशन, वुंड रप्चर, वुंड अप्रॉक्सीमेशन या फिर वुंड डेहिसेंस। ये आपको या तो इमेज बेस्ड भी आया है क्वेश्चन या फिर डायरेक्ट भी पूछा गया है। यदि हम बात करें किसकी, जो फर्स्ट ऑप्शन है क्या है, वुंड एबिसरेशन। तो एबिसरेशन का मतलब क्या होगा, तो एबिसरेशन का मतलब होता है इंटरनल ऑर्गन्स का बाहर आना। क्या है, रिमूवल ऑफ इंटरनल ऑर्गन। जैसे किसी भी इंटरनल ऑर्गन, लेट से कि कोई एक्सीडेंट वगैरह होते हैं तो उस दौरान आपने देखा होगा कि यदि ज़्यादा ट्रक या ज़्यादा वाहन के कारण हुए हैं तो हमारी बॉडी के ऑर्गन्स भी बोलते हैं कि पूरा है जो फैल गए। तो उस तरीके से यहाँ पर वुंड एबिसरेशन का मतलब क्या होता है, इंटरनल ऑर्गन है जो क्या होना, आउट होना किसी भी इंजरी के कारण। वुंड रप्चर का मतलब होगा फटना, लेकिन यहाँ पे कहा है कि सर्जिकल वुंड है जो कॉर्नर साइड से क्या हो जाए, ओपन हो जाए, तो वो क्या कहलाता है, वुंड डेहिसेंस। क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका वुंड डेहिसेंस। तो यहाँ पर आपको या तो इमेज बेस्ड क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेनली जो ऑप्शन, दोनों ऑप्शन है एबिसरेशन और डेहिसेंस। डेहिसेंस का मतलब होता है सर्जिकल वुंड में या कुछ सर्जरी करके कुछ कट लगाया गया हो तो वहाँ के जो टाँके वगैरह हैं उसके कारण वो ओपन हो जाना, वो क्या कहलाएगा आपका, वुंड डेहिसेंस। और यदि इंटरनल ऑर्गन बाहर पूरा आके फैल जाते हैं तो क्या कहलाता है, वो कहलाता है क्या, एबिसरेशन। नेक्स्ट वन इज स्टेप वुंड फॉर अ ड्रेनेज सिस्टम इज नोन एज स्टेप वुंड। स्टेप वुंड का मतलब आपको पता होगा तब आप आंसर दे पाएंगे यहाँ पर। तो स्टेप वुंड है यहाँ पर। तो स्टेप वुंड फॉर ड्रेनेज सिस्टम क्या कहलाता है, इंसीजन, पंक्चर, कॉटरी या फिर लेसरेशन। तो यदि ड्रेनेज के लिए, ड्रेनेज करना है कुछ भी, मान लीजिए कि पेरिटोनियल कैविटी से फ्लूइड निकालना है तो वहाँ पर जो आप क्या करेंगे, इंसीजन कहलाएगा, वो पंचर कहलाएगा, कॉटरी या फिर लेसरेशन। तो ये कहलाता है किसी भी चीज़ को पेनिट्रेट करके कुछ इंजरी हो जाए, मान लो क्या, पेनिट्रेट करके, तो यहाँ पर इंसीजन कट लगाना नहीं होगा, ये कहलाएगा क्या, पंक्चर करना। क्या होगा, पंक्चर। क्या होगा कि ड्रेनेज सिस्टम के लिए यदि आपको मान लीजिए CSF ही निकालना है तो CSF जो है आपका पंक्चर किया जाएगा, यहाँ पर इंसीजन नहीं लगाया जाता है, डायरेक्ट निडल के थ्रू किया जाएगा। तो यहाँ पर ये क्या होगा, ये कहलाएगा पंक्चर। नेक्स्ट वन इज इमीडिएट ट्रीटमेंट ऑफ एनाफ्लेक्सिस। तो एनाफ्लेक्सिस का जो ट्रीटमेंट है, तुरंत वाला ट्रीटमेंट क्या होगा, एड्रेनालिन, बेंजाइन, पेनिसिलिन, हाइड्रोकॉर्टिसोन या फिर एट्रोपिन। तो यहाँ पर 3 है जो इमरजेंसी ड्रग दी गई हैं, एड्रेनालिन भी, हाइड्रोकॉर्टिसोन जो कि स्टेरॉइड है, और एट्रोपिन।
तीनों दी गई हैं, लेकिन एनाफ्लेक्सिस में यूज़ की जाती हैं क्या? एड्रेनालिन ड्रग्स। कौन सी? एड्रेनालिन ड्रग्स। अब एनाफ्लेक्सिस रिएक्शन हे फीवर के कारण हो सकता है, कुछ शॉक के कारण हो सकता है, या फिर मोस्टली होता है एनाफ्लेक्टिक रिएक्शन किसके कारण? एलर्जी के कारण, या फिर कोई भी शॉक की कंडीशन हो सकती है। तो उस केस में जो लाइफ सेविंग ड्रग होगी वो क्या होगी? एड्रेनालिन। नेक्स्ट वन इज फॉरगॉटन मसल इज, भूलने वाली मांसपेशी कौन सी है? सुप्रा स्पाइनेटस, इंफ्रास्पाइनेटस, सब स्पेकुलरिस, या फिर टेरेस माइनर। फॉरगॉटन मसल, तो यहाँ पर जो फॉरगॉटन मसल है वो कौन सी होगी? वो यहाँ पर है कौन सी? सब कैप्सुलेरिस। क्या है यहाँ पर? वो है आपकी सब कैप्सुलेरिस मसल। तो यहाँ पर आपकी जो फॉरगॉटन मसल है वो कौन सी है? वो है आपकी सब कैप्सुलेरिस मसल, जो कि यहाँ पर क्या करती है? लार्ज मसल है शोल्डर के यहाँ की, आपके जो आपकी आर्म को अंदर साइड रोटेट करने में हेल्प करती है, इनर साइड रोटेट करने में हेल्प करती है, शोल्डर मसल है। क्या है? सब कैप्सुलेरिस मसल्स। तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? फॉरगॉटन मसल। जैसे म्यूजिशियन नर्व आपने पढ़ी है, तो यहाँ पर आपका म्यूजिशियन नर्व की जगह क्या कहा गया है? फॉरगॉटन मसल्स। तो वो क्या होगी? सब कैप्सुलेरिस, जो कि शोल्डर के यहाँ पे पाई जाने वाली मसल है। इंटरनल रोटेशन, इंटरनल आर्म को इंटरनल इनवर्ड मूव करने में, अंदर की तरफ मूव करने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज लॉन्गेस्ट मसल इन द ह्यूमन बॉडी, तो हमारे शरीर की सबसे लंबी मसल्स कौन सी है? लॉन्गेस्ट मसल, लॉन्गेस्ट बोन पढ़ी है हमने, अब यहाँ पे है लॉन्गेस्ट मसल। बाइसेप्स, ट्राइसेप्स, सार्टोरियस, या फिर क्वाड्रिसेप्स। तो सबसे लंबी मसल होती है सार्टोरियस मसल। क्या है? सार्टोरियस मसल, जो कहाँ पर रहती है? तो जो यहाँ पे थाई में पाई जाती है, और यहाँ पर इसका जो पूरा हम ये कह सकते हैं कि कहाँ से होके निकलती है, तो ये आपके रहेगी कहाँ से? रन्स डाउन द फ्रंट ऑफ द थाई, थाई के सामने से होती हुई हिप और नी जॉइंट के यहाँ पर। सबसे लंबी नर्व पूछे तो वो होती है सियाटिक नर्व। कौन सी? सियाटिक नर्व मसल पूछिए तो कौन सी है? सार्टोरियस मसल। नेक्स्ट वन, स्टिमुलेशन ऑफ द पैरासिम्पैथेटिक नर्व ऑन द डाइजेस्टिव सिस्टम रिजल्ट इन, तो आपने नर्वस सिस्टम में पढ़ा है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्व में क्या होगा? स्टिमुलेशन होगा, तो डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होगा? डिक्रीज्ड होगी जीआई मोटिलिटी, डिक्रीज डायलिटेशन ऑफ द पोस्टल वेन ब्रांचेस, या फिर इंक्रीज सीक्रेशन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, या फिर इंक्रीज टोन ऑफ द स्पिंचर मसल। तो यदि पैरासिम्पैथेटिक नर्व्स की बात की जाए, स्टिमुलेट किया जाता है उनको, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में देखने को मिलेगा क्या? इंक्रीज्ड जीआई सीक्रेशन। क्या होगा? इंक्रीज्ड जीआई सीक्रेशन। नेक्स्ट वन है आइडेंटिफाई द क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ ड्यूडेनल अल्सर अमॉन्ग द फॉलोइंग। ड्यूडेनल अल्सर, पेप्टिक अल्सर में सबसे कॉमनली जो अफेक्ट होने वाला पार्ट होता है वो होता है ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का ड्यूडेनम पार्ट। तो यहाँ पर क्लिनिकल सिम्टम क्या होंगे? हेमेटोमेसिस विल बी प्रेजेंट। हेमेटोमेसिस का मतलब है, एमेसिस जुड़ गया मतलब वॉमिटिंग, हीमबर्ड जुड़ा है तो ब्लड। हेमेटोमेसिस विल बी प्रेजेंट। पेशेंट मालनरिश्ड इज जनरली। पेन अकर्स 1 to 2 hours आफ्टर द मील्स, या फिर फूड में रिलीव द पेन। तो जिसको ड्यूडेनल अल्सर होता है उसका जो एक आपने सुना होगा, जिसको छाले वगैरह होते हैं, इंटरनल छाले या फिर अल्सर कहें हम, तो कुछ खा पी लेते हैं तो उनको रिलीफ फील होता है। तो यहाँ पर भी वही होगा, हेमेटोमेसिस देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ब्लड विथ वॉमिटिंग होगा यहाँ पर, या फिर वॉमिटिंग विथ ब्लड होगा। नरिश्ड है, जो माल नरिश्ड हमेशा नॉर्मली रहेगा, या फिर 1 से 2 घंटे में खाने के बाद दर्द होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्यूडेनल अल्सर का जो क्लासिकल साइन है वो क्या होगा जैसे ही कुछ खा पी लिया, जैसे ही फूड गया, तो क्या होगा? दर्द से है जो राहत मिल जाएगी। नेक्स्ट वन, द करेक्टिव सर्जरी फॉर द हिरस्प्रिंग्स डिसीजेज। हिरस्प्रिंग्स डिसीज नाम सुना सा होगा आपके लिए भी, हिरस्प्रिंग्स डिसीज और कंजेनाइटल मेगाकोलन। क्या है यहाँ पर? यह है आपकी हिरस्प्रिंग्स डिसीज या फिर कंजेनाइटल मेगाकोलन, जिसमें जो गैंग्लियोनिक सेल्स हैं क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। क्या है? गैंग्लियोनिक सेल्स हैं क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं।
अब इसके लिए जो सर्जरी की जाती है वो क्या है, पाइलोरोप्लास्टी, कसाई प्रोसीजर, डोहमेल प्रोसीजर या फिर पाइलोप्लास्टी। एक है पाइलोरोप्लास्टी और दूसरा है पाइलोप्लास्टी। तो यहाँ पर जो प्रोसीजर किया जाएगा वो कौन सा प्रोसीजर होता है, तो ये प्रोसीजर होता है हेरिस्प्रिंग डिसीज़ को ट्रीट करने के लिए, जिसमें जो लार्ज इंटेस्टाइन की वही जो मैंने बताया गैंग्लियोनिक सेल्स में क्या होता है प्रॉब्लम देखने को मिलती है, तो वहाँ पर जो ट्रीटमेंट के लिए सर्जरी की जाती है वो प्रोसीजर कहलाता है दोहमल प्रोसीजर। क्या है, दोहमल प्रोसीजर। और दोहमल प्रोसीजर इसका यूज़ करके यदि कंजेनाइटल मेगाकोलोन की कंडीशन डेवलप हुई है तो उसको ट्रीट करने में क्या है, हेल्प कर सकता है। इसमें होगा क्या कि जो हेल्दी बाउल टिश्यू हैं, क्योंकि एब्सेंस रहेंगे गैंग्लियोनिक सेल्स, तो यहाँ पर पता कैसे चलता है, यदि बच्चा बॉर्न हुआ है 48 से 72 घंटे हो गए, उसने अपना फर्स्ट जो पासिंग स्टूल है मेकोनियम जिसको हम कहते हैं वो पास नहीं किया, देन है जो एब्डोमिनल सोनोग्राफी की जाएगी और फाइंड आउट किया जाएगा। यहाँ पर जो सर्जरी की जाएगी क्या होगी, दोहमल प्रोसीजर। और यहाँ पर जो हेल्दी बाउल टिश्यू है उनको रेक्टम के थ्रू है जो अटैच किया जाएगा, डायरेक्ट रेक्टम से अटैच किया जाएगा, तो क्या है, दोहमल प्रोसीजर। नेक्स्ट वन इज increased level of the unconjugated bilirubin is because of the problem with the following organ। यदि अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल बढ़ रहा है मतलब किस ऑर्गन में प्रॉब्लम है, लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन, बोन मैरो, स्प्लीन। सबको पता है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ाने घटाने का काम दोनों किसका है, लीवर का होगा। तो यहाँ पर बिलिरुबिन का लेवल यदि ज़्यादा बढ़ता है, क्या है, ज़्यादा बढ़ता है अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल, क्योंकि यहाँ पर एब्जॉर्प्शन यहीं पर होगा, मेटाबलाइजेशन भी होगा, तो यहाँ पर यदि ज़्यादा बढ़ रहा मतलब प्रॉब्लम कहाँ पर होगी, लीवर में। इसमें होगी प्रॉब्लम लीवर में। नेक्स्ट वन इज ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ इकोमायोसिस अराउंड द अम्बलाइकस इज नोन एज। हमने साइन पढ़े हैं, कुलिन साइन पढ़ा है और आपका जो ये सभी साइन देखने को किस में मिलते हैं, जो अम्बलाइकल एरिया के चारों तरफ यदि पर्पलिश टाइप की स्किन देखने को मिले तो ये क्या है, ये देखने को मिलता है पैंक्रेटाइटिस में। इसमें पैंक्रेटाइटिस में तो यहाँ पर कौन से साइन दिए गए हैं, होमन साइन, कर्निंग, कुलिन्स और ओसिएंडर साइन। तो होमन साइन तो जनरली डीबीटी वाले में देखने को मिलता है, डीप वेन थ्रामोसिस वाले में देखने को मिलता है। कर्निंग की बात करें हम तो ये देखने को मिलता है मेनिंजाइटिस में। क्लियर। अब यहाँ पे आता है क्या, कुलिन साइन, जिसको पेरी अम्बलाइकल लीकोमायोसिस भी कहते हैं। यदि नेवल के चारों तरफ कुछ क्या हो जाए, यदि जो हमारी नाभि है, हमारी नाभि का मतलब यहाँ पर जो आपका सेंटर पार्ट में जो यहाँ पे नाभि है वहाँ पर यदि उसके चारों तरफ ब्लूइश डिस्कलरेशन देखने को मिले, येलो हो सकता है, ब्लू हो सकता है, पर्पलिश हो सकता है, तो यहाँ पर वो क्या होगा आपका, वो कहलाता है कुलिन्स साइन। क्या है, कुलिन्स साइन। ओसिएंडर साइन किस में देखने को मिलता है, प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर कुलिन्स साइन का जो रीजन क्या हो सकता है, पेरी अम्बलाइकस एकायोमासिस भी हम ये कुछ एक्टोपिक प्रेगनेंसी के कारण भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी इसके लिए रीजन है जो रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, या फिर पैंक्रियाज में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। क्लियर। एक होता है ग्रेट टर्नर साइन, दूसरा होता है कुलिन साइन। नेक्स्ट वन, ट्रू अबाउट रेस सिंड्रोम। तो रेस सिंड्रोम को लेके सही पॉइंट यहाँ पर कौन सा होगा, occurs in children when they were given aspirin when they have bird flu and chicken pox, fatty infiltration of the liver and then degeneration. The syndrome often began with vomiting, the quickly followed by irritable and aggressive behavior, or all of the above. रे सिंड्रोम जो कि एक क्या है, रेयर नाम ही है रे सिंड्रोम, लेकिन ये क्या है, रेयर प्रॉब्लम भी है। ये होता कब है, यदि किसी पर्सन को फ्लू वगैरह हो उस दौरान क्या दिए जाएं, उस दौरान एस्प्रिन दे दो। तो यहाँ पर जो यहाँ पर एस्प्रिन दे दी तो प्रॉब्लम हो सकती है। यदि किसी को वायरल है तो उस दौरान, इसीलिए डॉक्टर क्या कहते हैं, ओनली कैल्पॉल सजेस्ट करते हैं, इवन मेफ्टॉल वगैरह भी नहीं देने देते। तो यहाँ पर रे सिंड्रोम का एक रीज़न क्या हो सकता है, यदि बच्चे को चिकन पॉक्स या कुछ बर्ड फ्लू है उस दौरान एस्प्रिन दी तो भी ये हो सकता है। यदि फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है लीवर में, या फिर इस जो सिंड्रोम है क्या है, इस सिंड्रोम में बच्चे को क्या दे दिया जाए, इस सिंड्रोम में यदि बच्चे को एस्प्रिन तो है दे दिया आपने,
लेकिन एस्प्रिन कभी कभी रिएक्ट करके कंडीशन डेवलप करेगी, तो यहाँ पर बच्चे को वॉमिटिंग भी होगी और बच्चा इरिटेबल होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन वाला बिहेवियर भी करेगा। तो क्या होंगे? रे सिंड्रोम। रे सिंड्रोम को कहा जाता है रे जॉनसन सिंड्रोम। क्या है? रे जॉनसन सिंड्रोम। मेनली आपको इसमें यही याद रखना है कि बच्चे को बहुत दिन रहने के फीवर रहता है तो आप उसमें क्या दे देते हैं? एस्प्रिन दे देते हैं। रीज़न हो सकता है वायरल, और यहाँ पर यदि फैटी एसिड की प्रॉब्लम है या यूरिया साइकिल डिसऑर्डर है तो उनको होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट वन, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर द मास ट्रीटमेंट ऑफ ट्रोकोमा इज। मास ट्रीटमेंट का मतलब होता है लार्ज लेवल पर यदि ट्रोकोमा का ट्रीटमेंट करना है, इसके लिए WHO के द्वारा सेफ स्ट्रेटेजी भी लाई गई है। एग्जाम में फुल फॉर्म आता है सेफ का। तो यहाँ पर ड्रग ऑफ चॉइस के लिए जो ट्रोकोमा के ट्रीटमेंट में यूज़ होने वाली ड्रग है क्या होगी? सल्फोनामाइड, क्लोरामफेनिकोल, एजिथ्रोमाइसिन या फिर पेनिसिलिन। तो एक बड़े लार्ज यदि ट्रोकोमा को ट्रीट किया जाना है तो जो ड्रग ऑफ चॉइस होती है वो होती है एजिथ्रोमाइसिन। क्या होती है? एजिथ्रोमाइसिन। नेक्स्ट वन इज, ये ड्रग ऑफ चॉइस क्या दी जाएगी? एजिथ्रोमाइसिन। ट्रोकोमा जो कि आंखों में होने वाली प्रॉब्लम है और इसके लिए WHO के द्वारा क्या लाया गया था? सेफ स्ट्रेटेजी है जो लाई गई थी। तो एग्जाम में याद रखना है, आंखों के रिगार्डिंग क्वेश्चन आपको आता है तो विटामिन ए की कमी से होने वाली प्रॉब्लम, भारत में अंधे होने का मेन रीजन, और ट्रोकोमा। ट्रोकोमा को क्या कहा जाता है? ब्लाइंडिंग ट्रोकोमा या फिर एगिप्टियन ऑप्थेल्मिया, या फिर एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि जनरली क्लेमाइडिया ट्रोकोमेटिस नाम के बैक्टीरिया से होता है। इसके लिए सरकार ने और WHO ने मिलके एक जो ट्रीटमेंट प्लान लाया गया था तो वो क्या है यहाँ पर? वो कहलाता है सेफ स्ट्रेटजी। नेक्स्ट वन, अनट्रीटेड सेल्यूलाइटिस में लीड टू द फॉलोइंग कंडीशन। यदि सेल्यूलाइटिस की कंडीशन हो गई है, लंबे टाइम तक हो गया उसको, बट आप उसके लिए ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो यहाँ पर और आगे क्या हो सकता है? सेप्टिसीमिया, वुंड इंजरी, एविसरेशन या फिर लॉस ऑफ बॉडी सरफेस एरिया। अनट्रीटेड सेल्यूलाइटिस, तो यहाँ पर सेल्यूलाइटिस का मतलब क्या होगा? सेल्यूलाइटिस का मतलब होता है कि कुछ भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, सबक्यूटेनियस टिश्यू में होने वाला इन्फेक्शन हो गया, या फिर किसी भी तरीके से होने वाला इस जो इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है? एरिसिपेलस। एरिसिपेलस और जो सेल्यूलाइटिस है, यदि इसको लंबे टाइम तक यदि आपने छोड़ दिया तो यहाँ पर क्या हो सकता है? दूसरे इन्फेक्शन हो सकते हैं, और उस दूसरे इन्फेक्शन के कारण सेप्टिसीमिया मतलब ब्लड में होने वाला इन्फेक्शन भी यहाँ पर हो सकता है। तो इसीलिए यहाँ पर सेल्यूलाइटिस को यदि अनट्रीटेड छोड़ दिया जाए तो क्या होने के चांसेस रहेंगे? तो यहाँ पर यदि अनट्रीटेड छोड़ दिया जाता है तो हो सकता है सेप्टिसीमिया हो जाए या फिर सेप्टिक शॉक की कंडीशन हो जाए। नेक्स्ट वन, लेरिंगोस्पाज्म सीन इन। लेरिंगोस्पाज्म देखने किसमें मिलेगा? आफ्टर रिस्पॉन्सिवनेस एयरवे टू वेरिंग स्टिमुलाई ऑफ रिपीटेड ट्रॉमेटिक अटेम्प्ट्स ऑफ एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन आफ्टर GA या फिर ऑल ऑफ दी अबव। लेरिंगोस्पाज्म देखने को मिलेगा इन सभी केसेस में यदि हाइपर रिस्पॉन्सिवनेस है एयरवे, या फिर बार बार ईची ट्यूब डालने की कोशिश करते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है, और GA प्रोसीजर के कारण भी हो सकता है। तो मतलब यहाँ पर आंसर क्या होगा आपका? ऑल ऑफ दी अबव। क्या होगा? ऑल ऑफ दी अबव।